आज की इस वीडियो में जो कहानी आप सुनने वाले हैं उन्हें इंटरनेट पर लोग ग्लिच इन द मैट्रिक्स एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ऐसे मोमेंट्स जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होने चाहिए। किसी ऐसे इंसान को देखना जो वहाँ हो ही नहीं सकता, एक ही व्यक्ति को दो जगहों पर देखना, समय का अचानक गायब हो जाना, अजीब फोन कॉल्स, सपनों का रियल लाइफ में सच हो जाना जिनका कोई सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कुछ लोग इन्हें कोइंसिडेंस मानते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, और कुछ लोगों का मानना है कि शायद हमारी रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। इन स्टोरीज में जो लोग हैं वो कोई फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हैं। ये बिल्कुल आम लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और सबसे अजीब बात, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये घटनाएं एनोनिमसली इंटरनेट पर सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि वो खुद समझना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए 15 ऐसी कहानियों के लिए जो शायद रियलिटी को लेकर आपका नज़रिया थोड़ा बदल दे। ये करीब 15 साल पहले हुआ था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया लेकिन वो घर पर नहीं था, तो मैंने उसकी आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ दिया। मैंने कहा, हे इट्स मी, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल यू लेटर, बाय। फिर मैंने फ़ोन रख दिया और बात ख़त्म हो गई। करीब एक हफ्ते बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा, यार वो लड़की कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे? मैंने कहा, क्या बात कर रहा है, मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। फिर पता चला कि मैसेज बाय के बाद ख़त्म नहीं हुआ था। मैं उसके घर गया, हमने वो मैसेज कई बार सुना। मेरे छोड़े हुए मैसेज के बाद थोड़ी सी खामोशी आती है और फिर अगले 30-40 सेकंड तक मैं किसी लड़की से बात करता सुनाई देता हूँ। आवाज़ मेरी ही थी, लेकिन वो ऐसी बातचीत थी जो मैंने कभी की ही नहीं थी, और लड़की की आवाज़ भी पहचान में नहीं आ रही थी। तुम उसे इस तरह कंपेयर कर सकते हो जैसे कभी कभी वॉइस मेल में दो वॉइसेस ओवरलैप हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। दोनों आवाज़ें साफ थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ही आवाज़ थी। बोलने का तरीका, मैनरिज्म, सब कुछ बिल्कुल मेरा था। और कन्वर्सेशन में मेरी जॉब और एक्टिविटीज़ के रेफरेंसेस थे। बेसिकली उस बातचीत में मैं उस लड़की से अपनी शॉप जाने और किसी कार पर काम करने की बात कर रहा था, जो पूरी तरह मेरी ज़िंदगी से मैच करता है। फिर मैसेज अचानक ख़त्म हो जाता है। ये उन डिजिटल आंसरिंग मशीन्स में रिकॉर्ड हुआ था जो चिप पर रिकॉर्ड करती थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई टेप निकाल कर एडिट कर दी गई हो। और ना मेरे घर ना उसके घर पर पार्टी लाइन थी जो कि कनेक्टेड होती है, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। आज तक समझ नहीं आया वो क्या था। जब मैं छोटा था, हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रिटनी स्पैनियल डॉग था। उसका नाम था रफ़ी। रफ़ी काफ़ी वाइल्ड था और चीज़ें चबा देता था, इसलिए गर्मी में उसे ज़्यादातर समय यार्ड में चेन से बांध कर रखा जाता था, माउंटेन साइड वाले हिस्से में। मैं और मेरा भाई रोज़ उसे खाना और पानी देने जाते थे, और जैसा भाइयों में होता है, हम अक्सर इसे रेस बना देते थे। एक दिन मैं उसका पानी लेकर जा रहा था, जो हमेशा स्लोअर काम होता था। जैसे ही मैं उसका पानी एम्प्टी बॉल में डाल रहा था, मैंने यार्ड में दूसरी तरफ देखा। मेरा भाई खाना लेकर चलते दिखा। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं उससे पहले वापस घर पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। वो थोड़ी देर बाद पहाड़ के पीछे मुड़ गया और मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं रफ़ी के पास ही रुका रहा, उसे प्यार करता रहा और बीच बीच में बाईं तरफ देखता रहा कि शायद वो दूसरी तरफ से वापस आता दिख जाए ताकि मैं उसे चिढ़ा सकूं। करीब 10 मिनट बाद मैं कंफ्यूज होकर हार मान गया और वापस घर चला गया। मेरा भाई किचन में था और मेरी माँ से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि वो मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गया, जबकि मैंने उसे नीचे जाते हुए देखा था। दोनों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। असल में वो बाहर गया ही नहीं था। तो आखिर वो कौन था? वी डोंट नो। ये 2008 की बात है, जब हम टीनेजर्स थे। हमारे एक दोस्त के घर के पीछे एक काफ़ी कूल शेड था जहां हम वीकेंड मनाने जाते थे, हैंग आउट करते थे। वहाँ 4 सेट ऑफ बंक बेड्स, टेबल्स, फायरप्लेस, टीवी, फ्रिज, पूरा सेटअप था। एक रात हम सब वहाँ बैठे थे और मुझे पेशाब करने के लिए जाना था। मैं शेड के फ्रंट डोर से बाहर निकला और दाईं तरफ चलने लगा। तभी मैं रुक गया। अब लेआउट समझो। शेड से बाहर निकलते ही घर के बाईं तरफ और दाईं तरफ हमारी पार्क कार्स थी। कार्स के आगे खाली फील्ड्स और पेड़ थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। घर की लाइट सिर्फ कार्स तक रोशनी दे रही थी, उसके आगे अंधेरा था। जैसे ही मैंने दाईं तरफ कदम बढ़ाया कार्स के पीछे जाकर पेशाब करने के लिए, मैंने अपने दोस्त के बड़े भाई को वहाँ खड़ा देखा। मैं करीब 5 से 10 सेकंड तक उसे देखता रहा। वो अंधेरे की तरफ मुँह करके खड़ा था। फिर वो कुछ पेड़ों और कार के पीछे गया और गायब हो गया। कन्फ्यूज होकर मैं वापस शेड में आ गया और मैंने दोस्त से पूछा कि उसका भाई कार्स के पास क्या कर रहा है। कन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी, मैं,
तुम्हारा भाई कार्स के पास क्या कर रहा है? उसने कहा, क्या मतलब? अभी वो कार्स के पीछे गया। तभी उसका भाई बोला, मैं तो यहीं हूँ। मैंने मुड़कर देखा, उसका भाई वहीं चेयर पर ड्रिंक लेकर बैठा था। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने बाहर देखे थे, और शेड में आने का एक ही रास्ता था, वही दरवाज़ा जहाँ मैं खड़ा था। आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। शायद मैंने कुछ गलत देखा होगा, लेकिन जिस तरह मैंने उसे पूरे 10 सेकंड तक चलते हुए देखा था, वो आज ही मुझे परेशान करता है। मैं एलिमेंट्री स्कूल में था और मेरा भाई मिडिल स्कूल में। एक दोपहर वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्राउंड्स में घूम रहा था। स्कूल ग्राउंड से वो साफ देख सकता था कि मेरी माँ और मैं हमारे डॉग के साथ वॉक कर रहे हैं, और हमने जो कपड़े पहने थे वो भी काफ़ी पहचानने लायक थे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली का फैशन सेंस थोड़ा अनयूजुअल था। अपेरेंटली उसने हमें देखा, फिर हम उसकी नज़रों से गायब हो गए। फिर उसने मेरी माँ को सेलफोन पर कॉल किया और पूछा कि हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी माँ उस समय एक्सटेंसिव हेयर अपॉइंटमेंट में थी, जो करीब 4 घंटे तक चला, और मैं और मेरा डॉग पूरे समय घर थे। जब वो घर आया तो वो बहुत कंफ्यूज था कि आखिर उसने क्या देखा। मुझे लगता है कि शायद उसने किसी अल्टरनेट डायमेंशन जैसा कुछ देखा होगा। मेरे पापा के पास एक छोटा सा टॉय मंकी था, जिसे वो अपना फेवरेट चाइल्ड कहकर मुझे और मेरे सिबलिंग्स को चिढ़ाते थे। बुरी तरह नहीं, लेकिन वो हमें काफ़ी इरिटेट करता था, और हम घंटों कोशिश करते थे कि किसी तरह वो मंकी उनसे छीन ले। खैर, एक दिन आखिरकार हमने वो हासिल कर लिया और उस पर ड्राइंग्स बना दी। उसे थोड़ा ख़राब करके कचरे में फेंक दिया। मेरे पापा ने थोड़ी देर तक उसे ढूंढा, लेकिन फिर बेसिकली मान लिया कि वो फेंक दिया गया है, और करीब 1 हफ्ते बाद वो बात ख़त्म हो गई। पर कुछ सालों बाद, जब मैं करीब 17 साल का था, मैं टोरंटो में सड़क पर चल रहा था, और मैं वहाँ नहीं रहता था, बस दोस्तों से मिलने गया था। तभी मुझे सड़क किनारे एक छोटा ऑरेंज ऑब्जेक्ट दिखा। मैं उसके पास गया, उठाया और देखा कि वो एग्जैक्ट वही टॉय मंकी था। उस पर वही ब्लैक शार्पी लाइंस बनी हुई थी जो हमने बनाई थी। मैं ऑनेस्टली आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा होने की क्या संभावना हो सकती है, खासकर ये सोचकर कि हमारा जो कचरा है वो लोकल डंप में जाता था, ना कि टोरंटो के आसपास भी। मैंने उसे अपने साथ ले लिया और बाद में उसे जला दिया, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो वापस नहीं आएगा। ये आखिर कैसे हुआ, आई डोंट नो। मैं एक सैटेलाइट इंस्टॉलर था और नॉर्थ कैरोलिना में 2 छोटे टाउन्स स्टेट्सविल और टेलर्सविल के बीच ड्राइव कर रहा था। ये करीब 20 मिनट की ड्राइव थी, एक बिल्कुल सीधी 2 लेन रोड पर, जिसके दोनों तरफ लगभग सिर्फ पेड़ थे। दोपहर का समय था और मैं सीरियस पर हावर्ड स्टैन सुन रहा था, एक शो। फिर अचानक मैं पूरी तरह जागी हुई हालत से ऑलमोस्ट सोने की हालत में चला गया। मतलब 1 सेकंड पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, और अगले ही सेकंड मेरी आंखें बंद होने लगी और सिर झुकने लगा। फिर अचानक मेरी कार ऐसी उछली जैसे मैंने कोई स्पीड बम हिट किया हो, और मैं चौंक कर वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं अभी भी रोड के बीच में ही था। हावर्ड स्टर्न अभी भी उसी सेंटेंस के बीच बोल रहा था, लेकिन जीपीएस रिकैलकुलेटिंग कह रहा था। जब मुझे समझ आया कि क्या हुआ है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं करीब 12 किलोमीटर आगे आ चुका था और अपना टर्न 5 किलोमीटर पहले ही मिस कर चुका था। मेरा पहला ख्याल, जबकि मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा एथिस्ट मानता हूँ, था कि मैं ड्राइव करते करते सो गया, किसी पेड़ से टकराया और मर गया, और अब किसी आफ्टर लाइफ में हूँ। मैं इतना डर गया था कि मैंने तुरंत पहला गैस स्टेशन ढूंढा, अंदर गया और स्वेटी पाम्स के साथ रेड बुल खरीदी, क्योंकि मुझे सच में डर था कि कैशियर शायद मुझे देख भी ना पाए। मेरी राहत के लिए उसने मुझे देखा और मुझे रेड बुल बेच भी दी। आज तक मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ देर तक ऑटो पायलट पर ड्राइव कर रहा था। जीपीएस सिग्नल का खोना और शो का एग्जैक्टली उसी लाइन से वापस स्टार्ट होना अनएक्सप्लेनेबल है। मैं एक ऐसी बिल्डिंग में काम करता था जिसमें सब बेसमेंट्स के 3 लेवल थे, और जिस लैब इक्विपमेंट पर मेरा आम तौर पर काम होता था वो सबसे नीचे वाले बेसमेंट में था। उस बेसमेंट की की सिर्फ मेरे पास ही थी। वहाँ एक वायर्ड फ़ोन भी था और मैं कई बार देर रात तक काम करता था, लेकिन उस रात नहीं। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला सो रहा था जब रात को तकरीबन 3 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और पूछ रही थी कि मैंने उसे डराने के लिए कुछ किया है। अपेरेंटली उसे अभी 1 मिनट पहले बेसमेंट वाले फ़ोन से कॉल आया था, जिसमें कोई आदमी उसका नाम धीरे धीरे रिपीट कर रहा था, और फिर आवाज़ क्रैक होकर फेड हो गई। पर बात यह थी कि वो आदमी की आवाज़ मेरे जैसी थी, पर मेरा अपार्टमेंट उस बेसमेंट से 10 किलोमीटर दूर था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की,
लेकिन उसने अपने फ़ोन लॉग्स दिखाए। 3 बजे रात को वो कॉल आया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि बेसमेंट वाला फ़ोन बाहर कॉल नहीं कर सकता था, वो सिर्फ रिसीव कर सकता था। आज तक ये सोचकर अजीब लगता है कि वो क्या था और वो किसकी आवाज़ थी। मैं और मेरी माँ A&W एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे और हमारी सीट ऐसी थी कि रेस्ट रूम डोर साफ दिख रहे थे। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी बाथरूम से बाहर आया। वो थोड़ा अजीब दिख रहा था। मैंने उसे देखा और फिर अपने खाने में बिजी हो गया। करीब 30 सेकंड बाद एक और आदमी बाथरूम से बाहर आया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ वो एग्जैक्ट वही आदमी था जो कुछ देर पहले गया था। सेम फेस, सेम क्लोथ्स, एवरीथिंग। कुछ मिनट बाद यह चीज़ फिर हुई, लेकिन इस बार एक बूढ़ी औरत के साथ। वो बाहर आई और फिर 30 सेकंड बाद दोबारा बाथरूम से बाहर आई। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैं थोड़ा हकलाया और बात को ऐसे टाल दिया जैसे मैं बस थोड़ा क्रेजी बिहेव कर रहा हूँ। वी डोंट नो कि वो क्या था। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा वियर्ड है। जब मैं करीब 9 साल का था, लेकिन मुझे ये बात साफ साफ याद है। मैं नेवाडा में फैमिली से मिलने गया हुआ था। मेरे डैड और मैं वहाँ रिलेटिव्स के ट्रेलर में रुके थे, जो काफ़ी खुले इलाके में था। एक दिन मैं अपने कज़न के साथ बाहर मिट्टी में खेल रहा था। कुछ दूर पर एक फील्ड थी, शायद पहले लाइव स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती होगी। तभी मैंने एक आदमी को वहाँ खड़े देखा। वो काफ़ी दूर था, लगभग 300 फीट या उससे भी ज़्यादा, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। और फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया हूँ। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह फ्रीज हो गया था और मैं अपनी आंखों से नहीं दिख रहा था, मैं उस आदमी की आंखों से देख रहा था। उसकी नज़र से मैं 2 छोटे शेप्स को फील्ड में खेलते देख सकता था और मुझे अचानक समझ आया कि वो शेप्स मैं और मेरा कज़न थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी के हाथ में एक शॉटगन है। अचानक मैं वापस अपने शरीर में आ गया और तुरंत अपने कज़न से कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि वो सोचता कि मैं पागल हूँ। मैंने ये बात सालों तक किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैंने सिर्फ अपने ब्रदर्स को बताया, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी की बॉडी में नहीं गया था, शायद सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा था, POV। सब कुछ स्लो मोशन जैसा फील हो रहा था, जैसे सपना हो, लेकिन साथ ही बिल्कुल रियल भी। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता था और एक बैंड के साथ टूर पर था। गिटारिस्ट जॉश के बेस्ट फ्रेंड मैट की कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी। जॉश हमेशा उसके बारे में बात करता था और कहता था कि वो बहुत अच्छा इंसान था। जॉश को बार बार एक अजीब सपना आता था जिसमें मैट एक सड़क के बीच खड़ा होता था। क्योंकि मैट की ओवरडोज से मौत हुई थी, जॉश को लगता था कि उसकी स्पिरिट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हर सपने के अंत में मैट सड़क के बीच वाले स्ट्रीट लाइट का बल्ब निकाल देता था। जॉश उन सब का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में देता था और मैं उस सड़क की इमेज अपने दिमाग में क्लियरली बना सकता था। करीब 6 महीने बाद हम लोग टूर पर थे। वो लोग बहुत बड़े ब्राइट आइज फैंस थे और कैसाडागा फ्लोरिडा रुकना चाहते थे। ब्राइट आइज के सिंगर ने वहाँ एक एल्बम लिखी थी और वह जगह काफ़ी क्रीपी और स्पिरिचुअल मीडियम वाली रेपुटेशन रखती है। ये भी बता दूँ कि हमारे ग्रुप में 6 से 7 लोग थे और लगभग सभी एथिस्ट थे। तो हम कैसाडागा में रात की 2 से 3 बजे के आसपास ड्राइव कर रहे थे। तभी सड़क के बीच एक बड़ा डॉग बैठा दिखा और वो हमें देखने लगा। बैंड वाले अजीब तरह की बातें करने लगे, जैसे उस डॉग को फॉलो करो, वो हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये सब बेवकूफ़ी है। फिर भी हमने उस डॉग को कुछ ब्लॉक्स तक फॉलो किया क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। अचानक हम एक टर्न लेते हैं और डॉग भाग जाता है। तभी जॉश जोर से बोलता है, वैन रुको, यही है। हम सब कंफ्यूज थे। वो बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, यही वो सड़क है, मेरे सपने वाली। और सच में जैसा वो पहले डिस्क्राइब करता था, वो सड़क बिल्कुल वैसी ही थी। बाईं तरफ घर, दाईं तरफ पार्क। हम करीब 15 मिनट तक वहाँ खड़े रहे। फिर अचानक एक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और हम वहाँ से चले गए। जॉश कहता है कि उसके बाद उसे वो सपना कभी नहीं आया। उसके हिसाब से शायद उसे क्लोजर मिल गया था। तो आखिर ये क्या था? क्या मैट जॉश को कोई सिग्नल देना चाह रहा था या फिर उसे अपनी प्रेजेंस महसूस कराना चाह रहा था? सपने में कोई चीज़ आना और उसे रियल में देख लेना जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वियर्ड चीज़ है। मैं उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के घर पर था और अचानक मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगा।
मैं और वो किचन में गए ताकि मैं पानी पी सकूं। हम काउंटर से टिक कर खड़े थे और वो मुझे पकड़े हुए थी। वो कह रही थी कि मैं बहुत पेल लग रहा हूँ, लगभग सफ़ेद, और मेरे होठ बैंगनी पड़ रहे थे। वो काफ़ी डर गई थी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं हो रही है, और मैं अपनी पल्स चेक करने लगा। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो एक जगह थी। मैं उसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बस ऐसा था जैसे वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कोई फ्लोर नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ नहीं के अंदर चल रहा हूँ और चारों तरफ सिर्फ खालीपन है। लेकिन मैं वहाँ था और दूसरे लोग भी थे। मैं उनके चेहरे, कपड़े और अपीयरेंस वेगली देख सकता था। वो मुझे प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे, लेकिन समहाउ महसूस कर सकते थे कि मैं वहाँ हूँ। हम सब पूरी तरह चुप थे। अजीब तरह की शांति थी। फिर अचानक दूरी में एक बहुत तेज़ नीली सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी ने जैसे हम सबको अपनी तरफ बुलाया और हम उसकी तरफ चलने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम सब एक एंटिटी की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो खूबसूरत था, सच में बहुत खूबसूरत। मैंने आज तक इतनी प्योर और ब्यूटीफुल लाइट नहीं देखी। मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ ठीक है। मैं मुस्कुरा रहा था और अंदर से काम फील कर रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने फिशिंग हुक मेरी आंतों में फंसा दिया और मुझे पीछे खींच रहा हो। मुझे बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ और एक तेज़ रशिंग साउंड सुनाई देने लगी। रोशनी दूर होती गई, बाकी लोग भी दूर जाते गए, और फिर पीछे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसे मैं एक सिर्फ खून उबालने वाली स्क्रीम कह सकता हूँ। जैसे जैसे वो आवाज़ तेज़ होती गई, मैं अचानक किचन के फ्लोर पर जाग गया। मेरी गर्लफ्रेंड की माँ, जो नर्स थी, मुझे CPR दे रही थी। मैं करीब 1 मिनट तक टेक्निकली डेड था। कोई पल्स नहीं, कोई ब्रीदिंग नहीं। मुझे लगा जैसे मैं उस जगह में हमेशा के लिए था। वह स्क्रीम असल में मेरी गर्लफ्रेंड की थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी क्योंकि उसे लगा कि मैं मर गया हूँ। मैंने तुरंत उल्टी कर दी और सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट तुरंत बेहतर फील करने लगा। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। कुछ टेस्ट हुए लेकिन सब नॉर्मल आया और कुछ घंटों बाद ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सबसे अजीब बात यह थी, जब मैं बेहोश था, घर के सारे पेट्स सब लिटरली डर कर भाग गए। सारी बिल्लियाँ घर से बाहर भागी और रात भर वापस नहीं आई। क्या था आखिर वो? कुछ साल पहले मैं और मेरी छोटी बहन सूजी कॉटेज एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें वॉकी टॉकीज की एक पेयर मिली। यह अपने आप में अनयूजुअल नहीं था। वो जगह काफ़ी आइसोलेटेड और फैली हुई थी, जहाँ फ्रेंड्स और फैमिली अक्सर आते रहते थे और चीज़ें पीछे छोड़ जाते थे। हम रात में उन्हें ट्राई कर रहे थे और पता चला कि उनकी रेंज करीबन 10 से 20 मीटर्स की थी। हम मजाक करते करते घर के अपोजिट साइड्स में गए और कुछ ऐसा कहा, ब्रेकर ब्रेकर कम इन, दिस इज थंडर कैट, ओवर। सूजी ने कहा, This is Dragon 7. We are closing in on your location. Over. Negative. You'll never catch me. Thundercat out. सूजी ने कहा, Who is this? मैंने कहा, This is Thundercat. Come in, Pop Smith. सूजी ने कहा, No, who is this? इसी पॉइंट पर मैं अगले कमरे में गया और देखा कि सूजी बुक शेल्फ दिख रही थी। उसका वॉकी टॉकी फ्लोर पर पड़ा था। वो मुझे हेलो बोलती है, लेकिन उस समय वॉकी टॉकी से गिगलिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। मैंने उसे देखा, फिर वॉकी टॉकी को देखा और पूछा, और उसी मोमेंट दूसरी तरफ से हंसी बंद हो गई। उसके बाद सिर्फ डेड एयर थी। सबसे नज़दीकी घर भी कई किलोमीटर दूर था और हमारे आसपास सिर्फ जंगल था। सूजी कहती है कि वो वॉकी टॉकी से बोर्ड होकर बहुत पहले ही चली गई थी और उस गोफी कोड नेम कन्वर्सेशन में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमने पूरी जगह ऊपर से नीचे तक सर्च की, लेकिन कोई नहीं मिला। हमने वॉकी टॉकीज कई बार फिर ट्राई किया, लेकिन वो गोस्ट गर्ल दोबारा कभी नहीं बोली। मैं आज भी मजाक में सूजी पर शक करता हूँ कि शायद वो दूसरी तरफ थी, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि जब मैंने पूरी बात बताई थी तो वो सच में डर गई थी। मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और अपनी गर्लफ्रेंड के घर मूवी देखकर रात की करीब 10 बजे वापस आ रहा था। मैं स्केटबोर्ड पर था। मेरा घर सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर था और नेबरहुड रात में काफ़ी शांत रहता था। मैं एक बड़ी सड़क की तरफ जा रहा था। वहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता था, खासकर रात में। इंटरसेक्शन पर पहुंचकर मैंने स्पीड से सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों तरफ कोई कार्स नहीं दिख रही थी। तभी मेरा स्केटबोर्ड एक पत्थर से टकरा गया। मैं हवा में उछल गया और सर के बल बुरी तरह गिरा। फिर पलटकर पीठ के बल लेट गया और दर्द से चिल्लाने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं मुंह भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सड़क के ऊपर देखा। करीब 30 यार्ड्स दूर एक कार मेरी तरफ आ रही थी और मैं एग्जैक्टली उसके लेन के बीच में पड़ा था। मैंने पूरी कोशिश की मूव करने की। मैं चिल्लाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था।
कार करीब आती गई। करीब 15 यार्ड दूर थी। ड्राइवर ने मुझे देखा नहीं, उसने ब्रेक नहीं मारे, उसने स्वर्व भी नहीं किया। 10 यार्ड्स। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर कुछ नहीं। मैंने आंखें खोली, सड़क खाली थी। फिर पीछे देखा, वही कार सड़क पर आगे जा रही थी। मैं वहीं पड़ा था, मैं हिला भी नहीं था। उसने मुझे हिट नहीं किया, उसने स्वर्व भी नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वो कार मेरे आर पार निकल गई या मैं उसके आर पार। मैं जिस पोजीशन में पड़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो कार मुझे मिस कर दे। मैं डर गया था, कंफ्यूज था, खून लगा हुआ था। मैं किसी तरह उठकर घर गया और सो गया। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन ये सच में हुआ था। आखिर वो कार सच थी या नहीं? जब मैं करीब 20 साल का था, कुछ साल पहले, मुझे बार बार एक लड़की का सपना आता था जिसमें उसका नाम औरोरा था। हर बार सपना अलग होता था, लेकिन किसी वजह से उसका चेहरा और नाम हमेशा उसमें होता था। धीरे धीरे ये इतना होने लगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर उठता था और इंटरनेट पर उसका नाम सर्च करने की कोशिश करता ताकि पता चले कि क्या मैं असल ज़िंदगी में कभी उससे मिला हूँ। कुछ महीनों बाद वो सपने आने बंद हुए और मैंने सोचा कि मेरा दिमाग बस बेकार की चीज़ें बना रहा था। फिर कुछ साल बाद 2009 में हैलोवीन की रात, मैं एक दोस्त के साथ कार में था और गैस स्टेशन से निकलकर हाईवे पर मर्ज करने वाला था। तभी मेरे फ़ोन पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। मैंने कार रोक दी और फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी। मेरे पीछे एक आदमी इम्पेशेंट होकर हॉर्न बजाने लगा और मेरे सामने वाले आदमी भी मुझे मूव करने के लिए हाथ दिखा रहा था। ठीक 2 सेकंड बाद जब हम हाईवे पर निकले, एक सिल्वर कलर की सिविक कंट्रोल खो बैठी और दोनों कार्स के बीच से निकल गई। मैंने कॉप्स को कॉल किया और इमरजेंसी सर्विस आने तक वहीं रुका। टर्न्स आउट दोनों ड्राइवर की मौत हो गई। अगर मैं उस कॉल की वजह से 2 सेकंड नहीं रुकता तो 100% में मर चुका होता। कुछ घंटों बाद क्यूरियोसिटी और ग्रेटिट्यूड में मैंने उस नंबर पर वापस कॉल किया। 3 बार रिंग हुई और वॉइसमेल चालू हुई। वॉइसमेल था, हाय, यू हैव रीच्ड औरोरा, प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर। मेरे पूरे शरीर में गोज़ बम्स आ गए। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। अगले दिन मैंने फिर कॉल किया क्योंकि मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। इस बार एक लड़की ने फ़ोन उठाया। हम बात करने लगे और मैंने उसे अपने सारे सपनों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि मेरे पास उसका नंबर कैसे आया, और जहाँ तक उसे याद है कि उसने कभी मुझे कॉल ही नहीं किया। फिर मैंने उससे पूछा क्या उसका फेसबुक है। मैंने उसका फेसबुक खोला। होली फक, वो बिल्कुल वही लड़की थी जो मेरे सपनों में आती थी। अगर ये ग्लिच इन द मैट्रिक्स नहीं है तो शायद मैं सच में पागल हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ एक डे ट्रिप से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में हम मेरी मदर इन लॉ से मिलने अस्पताल जाने वाले थे, जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्योंकि हम उम्मीद से काफ़ी जल्दी लौट आए थे, हमने सोचा कि पहले थोड़ी देर घर चलते हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन किसी वजह से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि हमें सीधा हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, तो हम सीधा वहीं गए। जब मेरे हस्बैंड कार पार्क कर रहे थे, उन्होंने ऊपर हॉस्पिटल की तरफ देखा। 4थी मंजिल में एक कमरे की खिड़की से एक औरत नीचे हमारी तरफ देख रही थी। मैं बैक सीट में बैठी थी। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के चेहरे पर अचानक अलार्म्ड एक्सप्रेशन आ गया। फिर उन्होंने कहा, वो औरत बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी लग रही है। मैंने ऊपर देखा और सच में मैं शॉक हो गई। वो एसेंशियली मेरी माँ ही लग रही थी। मेरे लिए वो मेरी माँ जैसी दिख रही थी, जैसी वो करीब 10 साल पहले दिखती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी मेरी माँ अभी दिखती है। मैं पूरी तरह स्टंट थी क्योंकि वो लिटरली उन्हीं जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वही हो, जबकि लॉजिकली उसका कोई सेंस ही नहीं था। ऐसा होना इम्पॉसिबल था। मैं स्पेन में हूँ, मेरी माँ यूएस में घर पर है, उनकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं और वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकती थी। कार से उतरने के बाद हॉस्पिटल तक पहुँचने में करीब 3 मिनट की वॉक थी और उस दौरान हमें उसी विंडो के नीचे से होकर जाना पड़ा। मेरी मॉम, लेकिन एक्चुअली मेरी मॉम नहीं, वो लगातार हमारी तरफ देखती रही। मैं बार बार ऊपर उसकी तरफ देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में चिल्स हो रहे थे और मैं बार बार कह रही थी कि मुझे बहुत क्रीपी फील हो रहा है। नज़र हटाना मुश्किल था क्योंकि वो इतना शॉकिंग और अनसेटलिंग था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एग्री करते थे कि उसके मैनरिज्म बिल्कुल मेरी माँ जैसे थे। जब हम फाइनली मेरी मदर इन लॉ के रूम में पहुँचे, तब भी मैं बाहर हुई उस घटना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं उस फ्लोर पर जाकर उसके रूम में अंदर देखना चाहती हूँ, शायद करीब से देखने पर कुछ समझ आए। उन्होंने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेंगे। हम उस फ्लोर पर पहुँचे, लेकिन जिस सेक्शन में उसका रूम था उसके ऊपर सीलिंग से एक बहुत बड़ा साइन लटक रहा था।
रेस्ट्रिक्टेड जोन, मतलब स्टाफ के अलावा वहाँ जाना अलाउड नहीं था। तो बेसिकली हम उसके करीब जाकर उसे देख नहीं पाए। मैं इस समय अपनी ज़िंदगी में एक बहुत गहरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज से गुजर रही हूँ, और मैं इस आइडिया को मानती हूँ कि जो हम लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक सिमुलेशन हो सकता है। शायद ये सिमुलेशन में किसी तरह का ग्लिच था, या शायद मैंने अपनी माँ के किसी दूसरी वर्जन को देखा जो किसी कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ में एग्जिस्ट कर रही थी, और शायद उसने समहाउ मुझे और मेरे हस्बैंड को पहचान लिया, इसलिए वो इतनी इंटेंसली और लगातार हमारी तरफ देख रही थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज। मैं तो ये स्टोरी सुनकर हुक्ड हो गया था। आई होप तुम्हें भी ये स्टोरीज पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। See ya.